औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म कीजिएगा आपके पास आवाज़, स्क्रीन, वीडियो सब ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे टैक्सेबल सर्विस की उस डिस्कशन से जो हमने लास्ट सेशन में की थी। काइंडली एक दफ़ा स्टूडेंट्स कंफर्म कर लें आपके पास आवाज़, स्क्रीन, वीडियो सब ठीक है। आज का सेशन में स्टार्ट करने लगा हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक दफ़ा कंफर्म कर लें आवाज़, स्क्रीन, वीडियो सब ठीक है आपके पास। ओके हो गया। चलें भाई, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम टैक्सेबल सर्विस की उस डिस्कशन से आगे जाएंगे, चीज़ें लेके चलेंगे आगे, ताकि आपने जो पिछले सेशन में, पिछली क्लास में चीज़ों को देखा, अब और आगे जाएंगे इंशाल्लाह और आपकी कवरेज जो है अब थोड़ी बेहतर हो जाएगी। एज ए रिज़ल्ट आपकी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है अहमद, कैसे हो बेटा? ठीक हो? ज़ुबैर, एफ़ार और बाकी जो भी जिन्होंने कोड के साथ नाम रखे हैं, अली, आसिफ, आमना, इसके अलावा ये बहुत सारे, राना भाई, राना साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? एफ़ार, ये किसका कोड है भाई नाम का? तो सारे बच्चे कैसे हैं? ठीक है बेटा। चलो भाई, बिस्मिल्लाह भाई। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग भी बेटा कवर करेंगे। पहले ज़ुबैर भाई हम कवर करेंगे जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम करेगा, उसको हम पहले टाइम दे रहे हैं। ठीक है ज़ुबैर? उसके फौरी बाद हम रिमेनिंग एरिया को भी कवर करेंगे। ऑब्वियसली बात है, ये वो इन्फॉर्मेशन है, ये वो नॉलेज है जो कहीं पे भी आपको अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पे क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये वो एरिया है जिसको बहुत ही कम जगह पे आप देखेंगे इसके एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे। एक तो जो पीआरए में काम करते हैं, ऑब्वियसली जो टैक्स एडवाइजरी करते हैं, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है और वो टीचिंग नहीं करते। ओके दोस्त, तो इसीलिए इसकी कवरेज जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि इसकी बुक्स भी नहीं है। चले बेटा, बिस्मिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भी दोस्तों, आज का सेशन जो है उसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, 4 तारीख हो चुकी है, तो ये मैं लिख लेता हूँ आज के सेशन की, ताकि आपको याद रहे। नोट्स भी आपके कनेक्ट रहेंगे, ये भी शीट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, हम स्टडी कर रहे थे दोस्तों टैक्सेबल सर्विस को, और टैक्सेबल सर्विस का पहला कॉन्सेप्ट जो था हमने कवर कर लिया था। आज हम उसको एक नए एंगल से कवर करेंगे। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है इस टैक्सेबल सर्विस की डेफिनेशन में। किस सेक्शन में थी टैक्सेबल सर्विस की डेफिनेशन? सेक्शन कोई बताएगा? किसी को याद है टैक्सेबल सर्विस कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 3 में डिफाइंड है। 38 में कहाँ है भाई ज़ुबैर? 38 के अंदर सर्विस था, टैक्सेबल सर्विस की बात कर रहा हूँ, सेक्शन 3। ओके, वो क्लॉज 38 था ज़ुबैर। शाबाश यार, 38 तुमने याद रखा, भाई की उम्र तुमने याद रखी यार, अच्छी बात यार। अच्छा भाई दोस्तों, चले आए, और ये आपके सामने जो डिस्कशन थी, और वो डिस्कशन, अब एक काम कीजिएगा, थोड़ी सी कवरेज हो जाए ना दोस्तों, थोड़ी कवरेज हो जाए कंटेंट की, तो मैं आपका एक क्विज़ रखूँगा, टेस्टिंग करूँगा आपकी। ठीक है, एक एमसीक्यू क्विज़ रखा जाएगा आपका इन्हीं टॉपिक्स पे जो आज आप पढ़ेंगे। तो इसीलिए तवज्जो से चीज़ों को फॉलो करें और पोस्टपोन ना करें लर्निंग को कि ये कल पढ़ूंगा, आज रिवाइज करूँगा, नहीं। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है आज, और उस कॉन्सेप्ट का ताल्लुक है, ये देखें, एक्सप्लेनेशन देखें। दिस सबसेक्शन डील्स विद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पर्सन्स रिगार्डलेस whether such services are provided to a resident person or non resident person। ये समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ। फिर सबसेक्शन 2 के अंदर क्या है, वो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का, वो आएगा, फिर ये बात मुकम्मल होगी। इसका मतलब इस बात को कवर करने के लिए आपको रेजिडेंशियल स्टेटस का पता होना चाहिए। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस ये है कि एक पर्सन रेजिडेंट पर्सन भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट पर्सन भी हो सकता है। अब आइडिया क्या है? नॉन रेजिडेंट पर्सन भी हो सकता है। आइडिया ये है कि जो लोग विद इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब हैं और कुछ क्राइटेरिया के थ्रू वो प्रोविंस ऑफ पंजाब से कनेक्टेड हैं, वो रेजिडेंट ऑफ पंजाब कहलाएंगे, और जो पंजाब से बाहर हैं वो नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। यूँ एक कनेक्शन बना। ओके, अब आपको आज दोबारा कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी एमसीक्यू पर्पस के लिए, तो हमें इन 2 कॉन्सेप्ट्स का पीछा करना पड़ेगा।
और इससे चीज़ें रिलेट करेंगे। वापस सेक्शन 3 पे जाऊंगा। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, आपने लास्ट सेशन में देख लिया था, अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बेटा सब्जेक्ट जो है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक्सपर्टीज़ है। सेल्स टैक्स एंड सर्विस के जो पाकिस्तान में मतलब टॉप लेवल के एक्सपर्ट्स हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई का उनमें शुमार होता है, क्योंकि इस 8 साल की मेरी नौकरी सिर्फ इस सेल्स टैक्स एंड सर्विस में लगी है बेटा। मैं FBR का ऑफिसर हूँ, कमिश्नर हूँ, तो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एंड गुड्स भी जानता हूँ, मगर मेरी जो 8 साल की नौकरी है बेटा वो सेल्स टैक्स एंड सर्विस की है। तो इसीलिए इस चीज़ को इस नीयत से भी पढ़िएगा कि कल आपको प्रैक्टिस के लिए भी चीज़ें सीखने को, प्रैक्टिस का मतलब है जो आप में से इंटरेस्टेड होंगे एज अ प्लान बी, कि यार कुछ और नहीं तो मैं एडवाइजरी शुरू कर दूंगा, सर ने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया है। ठीक है, मकसद मेरा इस वक्त एडवाइजरी करवाना नहीं है, मकसद मेरा इस वक्त आप दोस्तों को टैक्स आपके पेपर पास कराने के लिए है। मेरी नीयत और कोशिश ये है कि टॉप जो करे ना वो आप में से कोई करे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। इसलिए चीज़ों को हम समझ के भी जा रहे हैं और क्विज़ और टेस्टिंग भी मैं आपकी रखूँगा। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया भाई। दोस्त आपका नाम नहीं अपीयर हो रहा, विहाड़ी से जो दोस्त है, यू आर मुर्शिद ऑफ सेल्स टैक्स भाई, आप लोगों की दुआएं। चलो बेटा आओ, अब हम कॉन्सेप्ट एक याद करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस का। ठीक है, तो हमें डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। ठीक है, और हमें देखना पड़ेगा कि कोई भी पर्सन रेजिडेंट कब बनता है और नॉन रेजिडेंट कब बनता है, और इसका फिर क्लॉज भी हम याद रखेंगे। तो 35 क्लॉज पे अपीयर हो रहा है रेजिडेंट। ठीक है दोस्त, हाँ भाई अमना मेरा बेटा, क्लॉज 35 पे क्या है, यूँ लिखते हैं सेक्शन 235, ये ब्रैकेट का 35 का मतलब है क्लॉज। इसमें कौन सी डेफिनेशन है बेटा, असद, वाह भाई असद कैसे हो जाना, योर स्टूडेंट। ये देखें भाई, अभी हमारे वो स्टूडेंट्स जो हैं जो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू बने थे पिछले कोर्स में, उनमें से एक हमारे साथ मौजूद है। और भी अभी मुझे कॉल भी आई थी एक की कि सर ये कोर्स मैं आपका ज्वाइन कर रहा हूँ। तो बहरहाल बेटा बहुत बहुत खुशी हुई असद, अल्लाह आपको और बढ़ाए बेटा, बड़ी खुशी है। आई एम प्राउड ऑफ यू, आप सब बच्चों का जो इंस्पेक्टर बन गए थे। और बहरहाल बहुत बहुत दुआएं आपके लिए। दोस्तों 35 क्लॉज में हमें पता चलेगा क्या कि रेजिडेंट के क्राइटेरिया क्या हैं। ओके, तो पहले रेजिडेंट के क्राइटेरिया पढ़ के उसको याद करते हैं। आए ज़रा रेजिडेंट देखते हैं कि हमारे लॉ में, पंजाब सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज एक्ट में रेजिडेंट कब बनता है कोई भी। इंडिविजुअल टैक्स लॉ में कहते हैं नेचुरल पर्सन को, ह्यूमन बीइंग को। इंडिविजुअल किसको कहते हैं दोस्त, इंडिविजुअल कहते हैं नेचुरल पर्सन को, ह्यूमन बीइंग को। ठीक है, तो सबसे पहले, बल्कि इसको मैं ए कर देता हूँ, हम देखते हैं इंडिविजुअल, क्योंकि टैक्स सिर्फ इंडिविजुअल पे नहीं लगता, ह्यूमन बीइंग या नेचुरल पर्सन पे नहीं लगता, आर्टिफिशियल पर्सन्स पे भी लगता है। तो उसमें AOP पे भी टैक्स लगता है, हालांकि पार्टनरशिप में AOP पर्सन नहीं है, टैक्स में वो पर्सन है, और कंपनी पे भी लगता है। तो पहले हम नेचुरल पर्सन के क्राइटेरिया देख रहे हैं। इस पर पक्का MCQ है बेटा, पक्का। क्या कि इंडिविजुअल हु इन अ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं बेटा जुलाई टू जून को, हैज़ प्लेस ऑफ बिजनेस होल और पार्ट इन पंजाब इन एनी मोड स्टाइल और मैनर। तो पहली चीज़ क्या हो गई इस बंदे के लिए कि अगर किसी इंडिविजुअल का, रूल 1 क्या है, क्या लिखूं, प्लेस ऑफ बिजनेस इन पंजाब हो, प्लेस ऑफ बिजनेस इन पंजाब होगा किसी का भी, तो वो क्या कहलाएगा पंजाब में, वो इंडिविजुअल कहलाएगा पंजाब में रेजिडेंट, प्लेस ऑफ बिजनेस इन पंजाब। साथ साथ बेटा नोट भी करो और याद भी करते जाओ। पहला क्राइटेरिया इंडिविजुअल को रेजिडेंट बनने का क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस हो पंजाब में। ओके दोस्तों, सेकंड, हिज परमानेंट एड्रेस इज लिस्टेड इन NIC पंजाब में हो। भाई सेकंड क्राइटेरिया क्या हो गया, परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस कौन सा परमानेंट एड्रेस, CNIC का, कहाँ पे होना चाहिए, पंजाब में होना चाहिए, वो भी रेजिडेंट कहलाएगा। ओके भाई, सही है दोस्तों, ये चीज़ें याद कर लोगे। उसके बाद आओ इसके तीसरे क्राइटेरिया पे, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ और टू प्रोवाइड सर्विस ऑन हिज बिहाफ इज इन पंजाब। अब देखिए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ और टू प्रोवाइड सर्विस ऑन हिज बिहाफ इज इन पंजाब, ये क्या बात हुई।
परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव उसका, ठीक है, ये है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, वो कहाँ हो, पंजाब में हो। तो 3 चीज़ों की बेसिस पे वो इंडिविजुअल रेजिडेंट बनता है। पहली क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस पंजाब में हो। प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या आ गया, शॉप आ गया, फैक्ट्री हो गई। परमानेंट एड्रेस एनआईसी का है। ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की एग्जांपल सुनिएगा दोस्तों। अगर सपोज कर लें एक बंदा दुबई में बैठा है, ठीक है, दुबई में बैठे हुए बंदे को, वो वहीं का रेजिडेंट है, वो पाकिस्तानी है या जो भी है दुबई में, मगर उसने एक रेस्टोरेंट खोला हुआ है। कहाँ पे रेस्टोरेंट खोला हुआ है दोस्त, उस रेस्टोरेंट खोला हुआ है लाहौर में। तो ऐसे केस में उसके टैक्स अफेयर्स कोई तो देखेगा ना, वो बंदा तो बाहर है और है भी वो सोल प्रोवाइडर ट्रेडर है, कोई कंपनी थोड़ी है कि उसका और हो। तो कोई ना कोई बंदा जिसको वो जिम्मेदारी देगा वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होगा। परमानेंट क्यों, क्योंकि ये बंदा उसको रिप्रेजेंट करेगा आमतौर पे, ठीक है। अब उसका बेटा यहाँ पे मौजूद है मगर रेस्टोरेंट तो अब्बा का है, तो वो बेटा क्या बन जाएगा, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। कुछ ऐसे भी सिचुएशंस हैं जिन सिचुएशंस के अंदर, जो मिसाल ले लें कि जी स्टॉक एक्सचेंज है, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 3 मेन ऑफिसेस हैं, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, जो पहले अलग अलग ऑफिसेस हुआ करते थे, अब अलग अलग एरियाज़ हैं, पहले अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस होते थे। तो अगर सपोज करते हैं कि एक बंदा है जो कि स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है, स्टॉक एक्सचेंज से हवाले से वो एडवाइजरी दे रहा है, कमीशन ले रहा है, मगर बंदा कहाँ मौजूद है, वो बंदा मौजूद है यूएस में, मगर उसका बेस कहाँ पे है जी, बेस लाहौर में है, तो उसका कोई तो रिप्रेजेंटेटिव होगा ना। अब इस रिप्रेजेंटेटिव का पाकिस्तान में जो बेस है ना, वो लोकेट किया जाएगा कि कहाँ है। अब उसका परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ, अगर वो पंजाब में हो गया तो हम उस रिप्रेजेंटेटिव के पंजाब में होने की वजह से असल टैक्स पेयर को भी पंजाब का रेजिडेंट मानेंगे। क्लियर हो गई बात। अब क्या लिखा है कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ और टू प्रोवाइड सर्विसेज ऑन हिज बिहाफ इन पंजाब हो। इन पंजाब होने का इसका क्या मतलब है, फिजिकली इन पंजाब हो, क्योंकि इसके लिए फिर हम ये नहीं देखेंगे, मसला सपोज करने, अहमद ने पूछा है कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव का एनआईसी पंजाब का होना ज़रूरी है। नहीं, क्यों ज़रूरी है, कहाँ लिखा है, वो पंजाब में मौजूद है, बस ख़त्म होगी बात, ठीक है दोस्त। वो तो असल बंदे के लिए क्राइटेरिया था ना एनआईसी, इसके लिए थोड़ी है, इसके लिए तो सिर्फ पंजाब में होना चाहिए। इन पंजाब है तो बंदा यहाँ पे हो, बस ख़त्म हो गई बात। ओके दोस्त, आए सेकंड पर्सन की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। ये 3 क्राइटेरिया किसके लिए थे, रेजिडेंट बनने के, और मैं बता रहा हूँ एमसीक्यू बनेगा बेटा इस पे, ये पक्के कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये इंडिविजुअल के कॉन्सेप्ट्स थे। अब आ रहे हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन की तरफ। एसोसिएशन ऑफ पर्सन की सादा तरीन एग्जाम्पल है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप उसकी सादा तरीन एग्जाम्पल है। अब देखते हैं इसके क्या क्राइटेरिया है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और अ कंपनी, इसका मतलब है कि इसी कैटेगरी में कंपनी भी आ जाएगी। हम दोनों की मिला के बात भी कर सकते हैं, अलग अलग बात भी कर सकते हैं। तो एओपी और कंपनी को मिला के लिखा गया है, सेम क्राइटेरिया है, मगर मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करूंगा। इस वक्त फोकस मेरा एओपी पे है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कंपनी विच इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी अगेन जुलाई टू जून में उसका क्या हो, हैज़ रजिस्टर्ड ऑफिस इन पंजाब। अब सवाल ये दोस्तों कि एओपी और कंपनी का ऑफिस नहीं लिखा, रजिस्टर्ड ऑफिस लिखा है, तो कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, रजिस्टर्ड ऑफिस किसका होता है, एओपी का कोई रजिस्टर्ड ऑफिस का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये बात ज़्यादा कंपनी पे अप्लाई करेगी। तो रजिस्टर्ड ऑफिस अगर पंजाब में है, ऐसी कंपनी क्या बन जाएगी, ऐसी कंपनी बन जाएगी दोस्त रेजिडेंट। ठीक हो गया। दूसरा क्राइटेरिया, इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस, पंजाब में हो, ये सेम क्राइटेरिया है, प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। प्लेस ऑफ बिजनेस फैक्ट्री भी हो सकती है, प्लेस ऑफ बिजनेस उसका ऑफिस भी हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है ना कि कौन सी सर्विस दे रहा है, उस सर्विस पे वो डिपेंड करेगा। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एक्ट ऑन
अब ये वही बात हो गई कि एक बंदा बाहर है तो कंपनी भी तो बाहर हो सकती है ना, पार्टनरशिप भी तो बाहर हो सकती है ना, तो उसके लिए भी सेम बात अप्लाई करेगी और वो क्या है कि उसका परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, तो कंपनी का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी या एओपी का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी अगर पंजाब में है तो उस कंपनी को जो बाहर बैठी है ये रिप्रेजेंटेटिव का पंजाब में होना उसको भी रेजिडेंट बना देगा। ठीक है दोस्तों। और आखिरी क्या है, कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एसोसिएशन इज सिचुएटेड इन पंजाब एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें समझने की बात क्या है कि कंट्रोल और मैनेजमेंट किसको कहते हैं। कंट्रोल और मैनेजमेंट कहते हैं उस ग्रुप ऑफ पीपल को जो उसको चलाते हैं। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एसोसिएशन इज सिचुएटेड इन पंजाब एट एनी टाइम इन द फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें होली भी नहीं लिखा, पार्टली भी नहीं लिखा। कंट्रोल मैनेजमेंट होल का मतलब है सारे पार्टनर्स, पार्शल का मतलब है एक भी पार्टनर। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंट्रोल मैनेजमेंट किसी भी किस्म का अगर पंजाब में होगा तो भी वो रेजिडेंट है। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपसे कहा जाए कि रेजिडेंट का केस कौन सा है, नॉन रेजिडेंट का केस कौन सा है, तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे, पर्सन बताओ। पर्सन के हिसाब से सोचेंगे। मैंने कहा इंडिविजुअल, आप कहेंगे सर 3 तरीके से ये रेजिडेंट बनता है। पहला क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस हो, दूसरा उसका परमानेंट एड्रेस एनआईसी वाला हो, और तीसरा परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। ये तीनों पंजाब में एक भी क्राइटेरिया हो गया वो रेजिडेंट है। मैंने कहा नहीं, कंपनी का बताओ, एओपी का बताओ। आप कहेंगे यहाँ पे सर 4 हैं, एक रजिस्टर्ड ऑफिस भी आपका बढ़ गया। अब 2 सेम है, प्लेस ऑफ बिजनेस और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव सेम है, और 2 अलग हैं। कौन से, रजिस्टर्ड ऑफिस और कंट्रोल और मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हैं दोस्तों, सेक्शन 2 में लिखी हैं। सेक्शन 2 में किस क्लॉज में लिखी है, ये सेक्शन 2 के क्लॉज 35 में लिखी है। इसके ज़रिए हमें पता चल गया कि कोई भी पर्सन रेजिडेंट कब बनता है। और अब हम आते हैं नॉन रेजिडेंट की तरफ। 35 याद रखेंगे सारे, ठीक है, कि 35 क्लॉज 35 में क्या है। अब नॉन रेजिडेंट की तरफ हम आए तो नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन आसान होनी चाहिए। क्यों आसान होनी चाहिए, क्योंकि नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन आपके सामने आएगी तो आपको पता चल जाएगा। ये देखें, एन जी के बाद क्या है, आई है, आई के बाद एन है, मगर नॉन बैंकिंग आ रहा है, नॉन रेजिडेंट तो नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, फिर ओ हो गया, ऑफिसर हो गया। इसका मतलब है नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि नॉन रेजिडेंट उसको कहेंगे हु इज नॉट रेजिडेंट। जब कोई भी पर्सन रेजिडेंट नहीं होगा तो नॉन रेजिडेंट होगा ना। तो इसका मतलब इसको डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एक डेफिनेशन दे दी गई रेजिडेंट की और कहा गया कि ये क्राइटेरिया है 3 + 4, इसकी बेसिस पे आप उसको डिसाइड करेंगे। तो अब आपको अगर मैं वापस ले जाऊं, अब आपने एग्जाम्पल जहन में रखनी है, इंडिविजुअल को रेजिडेंट कब बनाया जाएगा और कंपनी को कब बनाया जाएगा, ये जहन में रखें। आए आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखे और बताता हूँ टैक्सेबल सर्विस का। वापस ला रहा हूँ आपको मैं दोबारा सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 पे, और इस पे बताया गया था कि एक सर्विस टैक्सेबल सर्विस कब बनती है। क्राइटेरिया याद है आपको टैक्सेबल सर्विस का, सबसे पहले क्या था, सर्विस का होना। ऑब्वियसली टैक्सेबल सर्विस है तो सर्विस तो हो ना वो, अगर सर्विस ही नहीं है तो वो तो। दूसरा क्या था, सर्विस के बाद क्या लिखा था, वो कहाँ लिस्टेड हो, लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल। कहाँ से प्रोवाइडेड हो, प्लेस ऑफ बिजनेस से। ऑफिस या प्लेस ऑफ बिजनेस इन पंजाब से प्रोवाइड की जाए वो सर्विस, याद है ना। और चौथा क्राइटेरिया क्या था, चौथा क्राइटेरिया क्या था जिसकी बेसिस पे वो सर्विस टैक्सेबल बन जाएगी, वो था कि वो सर्विस का प्रोवाइड होना इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, वो इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। ये सब जब मीट हो जाएंगे ना तो क्या बन जाएगा, वो सर्विस टैक्सेबल बन जाएगी। मगर क्या कहा गया है,
कहा गया है कि ये जो केस एक्सप्लेन किया गया है, इस केस में जो पर्सन है वो रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपके साथ पढ़ी थी, जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पढ़ के बताई थी, उसके हिसाब से मैं ये जिसके हिसाब से हमने इसकी क्राइटेरिया को देखा था, ठीक है। अब हम अब की बार उसको कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो ये आपके सामने जो सबसेक्शन 1 है उसकी वो चीज़ें मैंने लिख ली। सबसेक्शन 2 क्या है? दिस सबसेक्शन डील्स विद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पर्सन रिगार्डलेस वेदर दी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू नॉन रेजिडेंट आर रेजिडेंट। इसका मतलब है कि ये गौर से देखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी वो मैं बताता हूँ। कहता है अगर ये सर्विस जो है यहाँ से प्रोवाइड की गई है ना, यहाँ से, तो चाहे वो रेजिडेंट को प्रोवाइड की जाए, नॉन रेजिडेंट को प्रोवाइड की जाए, भाईजान वो सर्विस टैक्सेबल रहेगी। अगर पंजाब से कोई सर्विस प्रोवाइड की गई है तो दोस्त वो क्या बन रही है? वो बन रही है टैक्सेबल। अब इसकी एग्जाम्पल देखें, 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ। सर्विस प्रोवाइडर इज इन मुल्तान, सर्विस रेसिपिएंट इज इन फैसलाबाद, ठीक है। आपसे सवाल ये है कि जो सर्विस प्रोवाइड हुई बताएं ये टैक्सेबल है कि नहीं है। बाकी क्राइटेरिया इसका मीट है, वो सर्विस भी है, कोई सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड भी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है। बताएं ये टैक्सेबल सर्विस है? यस सर, ये टैक्सेबल सर्विस है। क्यों? क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस जो था उसका पंजाब से था। दोस्त दूसरी एग्जाम्पल देखो, सर्विस प्रोवाइडर इज इन लाहौर, सर्विस रेसिपिएंट इज इन कराची। अब दोस्त मुझे बताइएगा कि क्या ये सर्विस टैक्सेबल सर्विस है कि नहीं है? आप गौर से देखोगे ना तो कहा गया यस ये भी टैक्सेबल सर्विस है। क्यों? क्योंकि चाहे वो सर्विस किसको प्रोवाइड की जा रही है, वजाहत देखो, दिस सबसेक्शन डील्स विद सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन रिगार्डलेस वेदर सच सर्विस आर प्रोवाइडेड टू रेजिडेंट पर्सन और अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। दोनों को प्रोवाइड करोगे टैक्सेबल है भाई। ये बात किस किस को समझ आ गई? अब बेहतर समझ आया आपको टैक्सेबल सर्विस का केस 1। तो टैक्सेबल सर्विस का केस 1 क्या है? जिसमें 4 कंडीशंस मीट होंगी। रेसिपिएंट रेजिडेंट हो तब भी टैक्सेबल है, रेसिपिएंट नॉन रेजिडेंट हो तब भी टैक्सेबल है। ओके हो गया भाई? आगे बढ़ूं, सेकंड केस पे आ जाओ दोस्तों। अब ये केस कंपैरेटिव केस होगा, सबसेक्शन 1 या केस 1 और क्लियर हो जाएगा इसकी वजह से। ये कह रहा है इफ द सर्विस इज लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल। पहली बात क्या बता दी इस केस में कि सर्विस सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड होनी चाहिए। जी बिल्कुल, वो हम सबको पता है, उसके बगैर तो काम चल ही नहीं सकता। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? सर्विस जो है वो कहाँ पे लिस्टेड है? टैक्सेबल। ये है, इसको हम क्या कहेंगे? सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 का केस है। ओके, ये टैक्सेबल सर्विस का केस 2 है। इसमें कितने क्राइटेरिया बताएं? सबसे पहले क्या बताया दोस्तों इसने? सबसे पहले इसने कहा कि वो सर्विस कहाँ पे लिस्टेड होगी। पहली कंडीशन क्या है? लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल, लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल। ओके हो गया भाई? नेक्स्ट पे आए, सेकंड बात क्या कह रहा है? इफ द सर्विस इज लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल इज प्रोवाइडेड टू अ रेजिडेंट पर्सन बाय अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। ये डिसाइडिंग फैक्टर हो गया क्या? कि वो सर्विस लिस्टेड तो सेकंड शेड्यूल में है मगर प्रोवाइडेड बाय टू। फिल करो भाई, इसको आपने फिल करना है। ये एमसीक्यू बना रहा हूं आपके लिए, ऐसे एमसीक्यू बनते हैं। ओके, तो कहता है कि इफ सर्विस इज लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल एंड इज प्रोवाइडेड टू अ रेजिडेंट पर्सन बाय अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, प्रोवाइडेड टू रेजिडेंट पर्सन बाय नॉन रेजिडेंट पर्सन इन द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये तो इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी तो दोनों में ज़रूरी है, यानी कमर्शियल पर्पस के लिए वो काम किया जाए, खेल कूद हंसी मजाक ना हो, मतलब कोई नॉन प्रॉफिट वगैरह ना हो, इकोनॉमिक सब्सटेंस हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, तो वो काम एज इकोनॉमिक एक्टिविटी किया गया, कमर्शियल एक्टिविटी है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या कह रहा है? कहता है कि इंक्लूडिंग कमेंसमेंट और टर्मिनेशन इट शैल बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल सर्विस। तो टैक्सेबल होगी। कमेंसमेंट याद है मैंने आपको कल समझाया था कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है? बिजनेस के शुरू होते हुए काम। तो दुकान लग रही है, फर्नीचर आ रहा है, तब भी कोई काम किए करोगे तो वो भी
टैक्स हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते हो तो अभी धंधा शुरू नहीं हुआ, क्योंकि ड्यूरिंग कमेंसमेंट भी अगर ये काम होगा तो टैक्सेबल सर्विस है। और टर्मिनेशन क्या है भाई, मैंने दुकान बंद कर दी है, उसकी मैं चीज़ों को निकाल रहा हूँ, उस वक्त कोई टैक्सेबल एक्टिविटी दोगे तो भी टैक्स होगी। तो ड्यूरिंग टर्मिनेशन और ड्यूरिंग कमेंसमेंट भी अगर कोई एक्टिविटी होगी तो टैक्सेबल है। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूँ केस 2 में फ़र्क क्या है। कहता है केस 2 इसी वजाहत कर रहा है। क्या वजाहत कर रहा है केस 2 की? कहता है केस 2 भी टैक्सेबल सर्विस का है, मगर इसमें प्रोवाइडर पे फोकस अगर आप करो तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय हूम, कोई फिल करेगा? फिल इन द ब्लैंक करो भाई, फिल इन द ब्लैंक करो। लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल हो, प्रोवाइडेड बाय हूम, प्रोवाइडेड बाय क्या लिखूं दोस्तों? जुबैर आपने सही लिखा है बेटा, अहमद आप बताओ, बाकी बच्चे बताओ। प्रोवाइडेड बाय नॉन रेजिडेंट। अब मजे की बात क्या है कि सर्विस प्रोवाइडर पंजाब से बाहर हो। कोई एग्जाम्पल बताएगा? पेशावर में मौजूद अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है और सर्विस रेसिपिएंट रेजिडेंट है, वो पंजाब में बैठा है, तो दोस्त इसमें आ गया पंगा, गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई भाई? कौन आइडेंटिफाई करेगा गड़बड़ भाई? सर जी देखें, अगर नॉन रेजिडेंट इस वक्त बैठा हुआ है पेशावर में, तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की तरह केपी रेवेन्यू अथॉरिटी भी तो है, वो उसको क्या कहेगी कि तुम हमारे रेजिडेंट हो, हमें टैक्स दे दो। भाई वो देती रहे, हम अपने लॉ के हिसाब से जाएंगे। हमारा लॉ क्या कहता है? हमारे लिए ये टैक्सेबल सर्विस हो चुकी है, हम इसको भी टैक्स करेंगे। दोस्तों इसको रिवर्स चार्ज कहते हैं। अभी इस पे अलग से सेक्शन भी है, सेक्शन 4 इसकी डिटेल है। इस केस को क्या बोलते हैं दोस्तों? ये केस क्या है आप देखिए, यही तो मैं आपको रियलाइज करा रहा हूँ कि आप फ़ायदा लो बेटा इन क्लासेस का। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें देखिए कहीं लिखी तो नहीं है ना रिवर्स चार्ज, भाई एक्सपर्ट बताएगा ना इसके पीछे क्या कहानी है। दोस्तों आप रुके, सेक्शन 4 को देखें, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। क्या लिखा है दोस्तों? पढ़ो सेक्शन 4 में। कहता है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ओरिजिन एंड, आगे क्या लिखा है? रिवर्स चार्ज। अब दोनों को लिंक कर रहा हूं इधर, ये देखिएगा, ओरिजिन एंड, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किस चीज़ का, कि भाई टैक्स किस बुनियाद पे, किस बेसिस पे लगेगा। इसके 2 बेसिस हैं दोस्तों, एक को कहते हैं ओरिजिन प्रिंसिपल और एक को कहते हैं रिवर्स चार्ज। ओरिजिन प्रिंसिपल का मतलब क्या है? जो सबसेक्शन 1 में मौजूद है। ट्रांसपोर्टेशन की एग्जाम्पल दे रहा है असद भाई, इफ ट्रांसपोर्टर हु इज रजिस्टर्ड इन पंजाब आल्सो सर्विस प्रोवाइड। अब इसमें असद जो प्रॉब्लम हुआ ना, जो अभी आप सीख रहे हो प्रॉब्लम, इसकी वजह से क्या हुआ, सारी सूबे मिल बैठ के उन्होंने कुछ रूल्स डिज़ाइन किए। तो सर्विसेज जो हैं उसका फिर जहाँ जहाँ डबल टैक्सेशन का खदशा था या मसला था, तो हमने प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, ये नोट कर लो, प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस रूल्स, प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस रूल्स बनाए और उसके ज़रिए इसके एग्रीमेंट कर लिए। जैसे मिसाल ले लें, एक ट्रक निकलता है कराची पोर्ट से और उसका डेस्टिनेशन जो है वो है फैसलाबाद, क्योंकि वहाँ के एक बिजनेसमैन ने वो गुड्स इंपोर्ट की थी। तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस 2 सूबों में आ रही है, तो प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस रूल्स के तहत जो पैसे वो ट्रक चार्ज करेगा आधा 50-50 हो जाएगा। ठीक है, ये मसले हल करने के लिए रूल्स बनाए गए हैं। मगर चूँकि हमारे कोर्स में सिर्फ एक्ट शामिल है तो हम एक्ट तक महदूद रहेंगे, क्योंकि वो आउट ऑफ आपके, क्योंकि आपको और भी कुछ पढ़ाना है। मगर जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि आप पहले जो कोर्स पढ़ लो, इंशाल्लाह जो बच्चा पास हो जाएगा वो, और जो आप में से अगर कोई खुदा ना खास्ता रह जाता है और एडवाइजरी में जाना चाहता है वो, ऐसे बच्चों को मैं इंशाल्लाह एक्स्ट्रा क्लासेस देके और जो रिमेनिंग होगा वो भी पढ़ा दूंगा, ताकि आप अपना काम अच्छे तरीके से कर सको। और पीआरए की आप माशाल्लाह ऑफिसर्स बन के वहाँ पे अच्छा काम करेंगे और भाई का नाम भी वहाँ रोशन करेंगे कि यार हमारे उस्ताद ने हमें सिखाया। देखो ये जो आप दोस्त देख रहे हो ना, ये जो वो हम जिसको कहते हैं ना, जो हम खा रहे हैं अपने मुर्शिद का खा रहे हैं। भाई हमारे मुर्शिद पता है कौन है? मेरे मुर्शिद कौन है? तो हमारा एक सिलसिला होता है ना पीर का। मेरे मुर्शिद जो है बेटा, जो हम अभी बैठ के, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी है दोस्त, वो भी हमारे उस्ताद की वजह से दी है। मेरा उस्ताद कौन है भाई? हमारे मेरे दो उस्ताद हैं, दोनों लाहौर से हैं, ठीक है। क्योंकि सिविल सर्विस एकेडमी के बाद जब हम इनकम टैक्स एकेडमी गए तो वहाँ इतने प्यारे उस्ताद मिले, उन्होंने टैक्स समझाया। तो डॉक्टर हामिद अतीक साहब हैं, तो मकतबा हामिदिया है हमारा, हामिद साहब की वजह से। डॉक्टर हामिद अतीक हमारे मुर्शिद हैं, और जो 2% की इज़्ज़त है ना, वो बस डॉक्टर साहब की वजह से, उस मुर्शिद की वजह से। हमारे उस्ताद जो हैं, तो बेटा ये लाहौर का ही फेज़ है जो चला आ रहा है। मैं कराची में बैठ के ये फेज़ दे रहा हूँ, बट मेरी एक ड्यूटी है बच्चे की खिदमत करना, तो इस वजह से ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ। और दूसरे मेरे उस्ताद का नाम, उसका भी मैं अदब से नाम लूँगा, ताकि उनका भी एक बड़ा रोल है। उनका नाम है डॉक्टर अपना शाहिद असद साहब। शाहिद असद साहब और डॉक्टर हामिद अतीक जो हैं, जो मेरे उस्ताद हैं, इन्होंने जो कुछ पढ़ाया भाई उन्होंने पढ़ाया, और अब आपका दोस्त आपको पढ़ा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ओरिजिन प्रिंसिपल क्या है और रिवर्स चार्ज क्या है? ओरिजिन प्रिंसिपल ये है कि अगर वो सर्विस हम देखेंगे कि ओरिजिनेट कहाँ से हुई, इसमें बेस क्या है? ओरिजिनेट का। टैक्स लगाने का राइट कहाँ किसे होगा? उस सूबे को होगा जिस सूबे में वो सर्विस ओरिजिनेट हुई है। अगर वो सर्विस ओरिजिनेटेड इन पंजाब है तो वो ओरिजिन प्रिंसिपल की बेस पे टैक्स किया जाएगा। तो गौर से देखोगे ना दोस्त, तो आपका जो सेक्शन 3 और उसका केस 1 था ना, वो ओरिजिन प्रिंसिपल पे था। कैसे पता चला ओरिजिन प्रिंसिपल पे था? उसने कहा रेसिपिएंट कहीं पे भी हो, अगर प्लेस ऑफ बिजनेस उसका पंजाब में है, तो दोस्त उसने क्या कहा? कहा मैं देखना चाहता हूं कि सर्विस कहां से परफॉर्म हुई। रेसिपिएंट इररिलेवेंट है, तो रेसिपिएंट इररिलेवेंट होने का मतलब क्या है? कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो गया? ओरिजिन प्रिंसिपल। तो इसकी वजह से ओरिजिन प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। दोस्त इधर आओ, रिवर्स चार्ज क्या है? रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए पहले एक बेस बनाऊंगा। वो क्या है कि सेल्स टैक्स में जो टैक्स चार्ज किया जाता है ना दोस्तों, वो सर्विस प्रोवाइडर पे है। जब टैक्स चार्ज किया गया और चार्जिंग सेक्शन को हमने पढ़ा, तो उसने प्रोवाइडर को कहा था कि तुम जिम्मेदार हो। इसका मतलब है कि एक तरफ हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर है, एक तरफ हमारे पास सर्विस रेसिपिएंट है। तो पीआरए का ताल्लुक किससे पड़ेगा? पीआरए का ताल्लुक पड़ेगा सर्विस प्रोवाइडर से। तो पीआरए कभी भी जाएगा तो इससे कहेगा भाई तुमने सेल की, जी मैंने की, क्या प्रोवाइड किया? सर्विस। कितनी? 1 लाख की। तो 16% किधर है भाई? नहीं दिया होगा तो पीआरए नोटिस किसको ठोकेगा भाईजान? बताएं किसको नोटिस देगा? वो सर्विस प्रोवाइडर को देगा। क्योंकि लॉ का बेसिक रूल क्या है कि टैक्स प्रोवाइडर पे है। वो अलग बात है कि ये प्रोवाइडर जब टैक्स पे करेगा तो फिर पास ऑन करेगा इस पे, या अगर वक्त से पहले ही होगा तो पेमेंट लेगा वहाँ से और फिर वो पेमेंट लेने के बाद पीआरए तक पहुँचाएगा। मगर पीआरए का ताल्लुक किससे? सर्विस प्रोवाइडर से। मगर दोस्तों कुछ केसेस में क्या होगा? कुछ केसेस में ये मुमकिन नहीं है, इसीलिए वहाँ पे चार्ज को रिवर्स कर दिया गया। रिवर्स गियर किस तरफ जाती है? आगे के पीछे, उलट हो जाता है ना। रिवर्स का मतलब उलट है ना। तो चार्ज का मतलब क्या है? टैक्स इंपोज होना। तो रिवर्स चार्ज का मतलब है पीआरए किससे डील करेगा? सर्विस रेसिपिएंट से। जहाँ पे चार्ज प्रोवाइडर से शिफ्ट होकर रेसिपिएंट पे चला जाए, जहाँ पे चार्ज ऑफ टैक्स, जहाँ पे जिम्मा ऑफ टैक्स प्रोवाइडर के बजाय रेसिपिएंट पे चला जाए, उसको रिवर्स चार्ज कहते हैं। बताएं मुझे, जब हमने अभी अभी पढ़ा क्या सेक्शन 3 सबसेक्शन 2, तो उसमें क्या कहा गया कि सर्विस टैक्सेबल हो जाएगी। सर जी कैसे टैक्सेबल होगी? ऐसे टैक्सेबल होगी कि अगर रेसिपिएंट, अगर सर्विस का रेसिपिएंट पंजाब में हो, ये लिखा था ना दोस्तों, अगर रेसिपिएंट पंजाब में हो। ये कैसे लिखा? सर ये लैंग्वेज तो नहीं है, आप कुछ और लिख रहे हो। ये देखो भाई, टू रेजिडेंट, और रेजिडेंट की डेफिनेशन तो आपने देख ली थी ना पंजाब। प्रोवाइड करने वाला कौन? पंजाब से बाहर। मकसद तो यही है ना भाई। नॉन रेजिडेंट तो मतलब बाहर वाला ना। बाहर वाला जब इस अंदर वाले को सर्विस देगा तो हम किससे लेंगे भाई? बाहर वाले से थोड़ी लेंगे कि पीआरए जो है वो वहाँ से
लाहौर वाला ऑफिसर है वो पेशावर वाले बंदे से टैक्स कैसे लेगा भाई? तो वो फैसलाबाद में बैठे हुए बंदे से तो टैक्स ले सकता है ना। तो दोस्त इसमें रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है कि अब टैक्स उस सर्विस प्रोवाइडर से नहीं, सर्विस रेसिपिएंट से लेंगे। मगर लेंगे किसे? सर्विस रेसिपिएंट से। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, उस सर्विस रेसिपिएंट को कहा गया है, किसे? सर्विस रेसिपिएंट को कहा गया है कि पेमेंट तो आप ही करोगे ना। नोट करना बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं इस वक्त। सर्विस रेसिपिएंट को कहा गया पेमेंट करोगे ना? उसने कहा जी मैं करूँगा। तो कहता है सर्विस रेसिपिएंट तुम्हें इनवॉइस आएगी। जी बिल्कुल मुझे इनवॉइस आई है, उसमें टैक्स भी लिखा है। तो लॉ कहता है उसको, पंजाब सेल्स टैक्स एंड सर्विस एक्ट उसको कहता है आप इसमें 16% का टैक्स बिल्ड कर लो। टोटल इनवॉइस आपकी हो जाएगी 116 की, मगर फिर आप पेमेंट जो करोगे उसमें से 16,000 बायर रेसिपिएंट तुम हमें पे करोगे, सर्विस रेसिपिएंट तुम पीआरए को पे करोगे। क्या? ये 16,000 और रिमेनिंग तुम 1 लाख उसको दे देना। इसका मतलब क्या है कि 100% विद होल्डिंग करा दी, 100% विद होल्डिंग करा दी। 100% विद होल्डिंग को मैं कॉमन मीनिंग में इस्तेमाल कर रहा हूँ, रोक लिया टैक्स को। एप्लीकेबल यानी 16 का 16% रोक लिया और वो बायर ने, वरना क्या होता, वो सप्लायर को पे करता, सर्विस प्रोवाइडर को पे करता, और सर्विस प्रोवाइडर वहाँ से थोड़ी पे करेगा। अब मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपका ना कॉन्सेप्ट बना चुका हूँ, उसको समअप करूँगा, टेंशन नहीं लीजिएगा बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाना आता है तो मुझे पता है कब आके कौन सी चीज़ करनी है, कोई टेंशन ना ले। जब कॉन्सेप्ट थोड़े कम्प्लेक्स हो जाएंगे मैं रुक के उसको और आसान करके समअप करके दूंगा। ज़रा आए, आपने टैक्सेबल सर्विस के 2 केस पढ़ लिए हैं और ये बड़ी प्रोफेशनल बातें हैं। इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। दोस्तों मुझे बताएं, एक सबसेक्शन 1 का केस था, एक सबसेक्शन 2 का केस था। सबसेक्शन 1 का केस कब अप्लाई होगा? जब रेसिपिएंट चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, बस सर्विस अगर यहाँ से प्रोवाइड होती है, सर्विस अगर पंजाब से प्रोवाइड होती है, तो वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, आगे हम उसको टैक्सेबल सर्विस कहेंगे। मगर सबसेक्शन 2 का केस क्या है? इसमें लिखा है कि सर्विस प्रोवाइड करने वाला नॉन रेजिडेंट हो, सर्विस रिसीव करने वाला रेजिडेंट हो, तो भी वो पंजाब में क्या बन जाती है? टैक्सेबल। अब टैक्सेबल बन चुकी है तो टैक्स किससे लेंगे? सर्विस रेसिपिएंट से लेंगे। क्यों? रिवर्स चार्ज हो चुका है। कैसे? सारा टैक्स उसे कहेंगे कि रोक के पीआरए को दे दे। किस किस को एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया? कौन इस वक्त खुशी से नाच रहा है कि यार ये मुझे टॉपिक समझ आ रहा है? एक मुश्किल चीज़ है जो इस वक्त आप पढ़ रहे हो बेटा, मगर आप में से किस किस को समझ आ रहा है? बताओ मुझे जल्दी से। क्लियर है ना? चलो शाबाश बेटा, गुड गुड गुड। अब हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। ओके, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। आज टैक्सेबल सर्विस के दोनों केसेस कवर हो गए। अब ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 3 कहता है फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 2। याद है सबसेक्शन 2 क्या था? जिसमें रिवर्स चार्ज था, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर नॉन रेजिडेंट है, सर्विस रेसिपिएंट रेजिडेंट है। इस केस में क्या कहता है? वेयर अ पर्सन हैज अ रजिस्टर्ड ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन पंजाब इन अनदर आउटसाइड पंजाब, द रजिस्टर्ड ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन पंजाब एंड आउटसाइड पंजाब शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीगल पर्सन। कहता है कि भाई अगर किसी केस में सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रेसिपिएंट फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 2 वेयर अ पर्सन, तो पर्सन कौन है यहाँ पे? दोस्तों ये जो पर्सन है ना, पर्सन एज अ रजिस्टर्ड ऑफिस, ये पर्सन डिफाइंड नहीं हुआ कि ये पर्सन सर्विस प्रोवाइडर है या सर्विस रेसिपिएंट है। ठीक है, हम इसको सर्विस रेसिपिएंट मान के चलें तो भी मीनिंग क्लियर हो जाएगी, सर्विस प्रोवाइडर मान के चले तो भी डिस्कशन होगा, मगर मैं आपको आसान करके समझाता हूँ। आप सब बच्चे मुझे बताएं यूबीएल का हेड ऑफिस कहाँ है? यूबीएल का हेड ऑफिस कहाँ है? यूबीएल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। कोई भी बैंक ले लो यार, जरूर हेड ऑफिस इंपॉर्टेंट नहीं है, कराची में हो, लाहौर में हो। लेट सपोज
कि अगर एक यूबीएल या एबीएल जो भी बैंक है उसका हेड ऑफिस लाहौर में है, तो क्या ये बैंक यूबीएल सिर्फ और सिर्फ पंजाब में या पूरे मुल्क में? पूरे मुल्क में। अब सवाल ये है, कंपनी तो एक है, पर्सन तो एक है, पर्सन तो एक है, ऐसा है कि नहीं है? लेट्स सपोज बैंक कहता है कि भाई मेरा हेड ऑफिस कराची में है, इस वजह से सारा मुल्क का टैक्स मैं SRB यानी सिंध रेवेन्यू बोर्ड को दूंगा। ये अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? ये अंडरस्टैंडिंग इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? वो कहेगा भाई मैं पर्सन तो एक हूं ना, हेड ऑफिस भी मेरा कराची में है, मैं तो कराची को टैक्स दूंगा। हम क्या कहेंगे, दोस्त आपका हेड ऑफिस कराची में है, मगर हमारा लॉ कहता है कि जहां पे एक से ज्यादा ऑफिसेज हों, एक से ज्यादा ऑफिसेज हों, ये देखिए सबसेक्शन 3 क्या कहता है, वेयर अ पर्सन हैज अ रजिस्टर्ड ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस, कहाँ? पंजाब में भी है और प्रोविंस में भी है, तो हर ऑफिस को अलग पर्सन कहा जाएगा। तो दोस्त आप एक पर्सन नहीं हो, आप होंगे एक पर्सन कंपनी लॉ के, आप होंगे एक पर्सन स्टेट बैंक के लिए, आप FBR के लिए भी एक पर्सन हैं, मगर प्रोविंशियल सेल्स टैक्स के लिए एक नहीं 2 पर्सन है। और अगर चारों सूबों में आपका प्रेजेंस है तो 4 पर्सन है। हर सूबे ने अपने हिस्से का टैक्स आपसे लेना है। तो सबसेक्शन 3 के मुताबिक क्या है कि अगर एक ऑफिस है ना पंजाब में, अगर प्लेस ऑफ बिजनेस है, अब मैं मिसाल देता हूँ, एक कंपनी है जिसका 80% काम अगर हब में, हब बलूचिस्तान में हो, 80% काम उसका हब बलूचिस्तान में है और सिर्फ 20% काम उसका रावलपिंडी में है, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे सर देखिए रावलपिंडी में उसका ऑफिस है, हाँ है, छोटा ऑफिस है, छोटे बड़े से फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, है, तो उसके लिए वो अलग पर्सन काउंट होगा पंजाब में। टू द एक्सटेंट ऑफ 20% उसको टैक्स डिस्चार्ज करना है PRA के साथ। तो ये बात वजाहत हो गई। तो इस पर केस स्टडी बन सकती है, एक सिनारियो बेस्ड सवाल दे सकता है कि जी ये टैक्स पेयर है, ये है, तो आप क्या कहेंगे? आपने देखना क्या है, आप ये नहीं देखें कि उसका रेवेन्यू कितना कहाँ से आ रहा है, आप ये नहीं देखें कि उसके ज़्यादा ऑफिस कहाँ हैं, बस आपने क्या देखना है, पंजाब में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस या उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है कि नहीं है। अगर है तो क्या बोलोगे? उसको अलग पर्सन माना जाएगा। आखिरी 3 लफ्ज याद रखें, वो सेपरेट लीगल पर्सन बन चुका है, हम उससे वैसे ही डील करेंगे जैसे उन लोगों से डील करते हैं जिसका सारा बिजनेस पंजाब में होता है। क्यों भाई? क्योंकि आप भी अब पर्सन बन चुके हो, तो सेल्स टैक्स ऑन सर्विस आप पे भी लगेगा। अली आसिफ क्लियर है बेटा? ओके भाई, सबसेक्शन 4 पे आ जाओ। द अथॉरिटी यानी PRA में विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट प्रेस्क्राइब रूल्स फॉर determining the conditions under which a particular service or class of service shall be considered to have been provided by a person from his registered office और प्लेस ऑफ बिजनेस। तो आपको जो मैं अभी बताया था कि जैसे आपको याद होगा कि मैंने क्या कहा कि जिन सर्विसेज पर डिस्प्यूट है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस थी, अब मिसाल ये है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का मसला क्या है, बैंकिंग सर्विस का मसला क्या है, टेलीकॉम सर्विस, ये सारी सर्विसेज हैं एक वक्त, ताकि मैं इनको एक एक करके डिस्कस भी करूँगा। दोस्तों अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक अगर कंटेनर चलता है कराची पोर्ट से और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लिए पैसे चार्ज करता है, तो सिंध का एरिया क्रॉस करने के बाद जब वो इधर से पंजाब में एंट्री मारता है सादिकाबाद रहीम यार खान से, तो क्या उधर वो ट्रक चलने वाला काम नहीं करता क्या? वहाँ पे क्या सर्विस नहीं है क्या? तो उसके बाद वो जाता है फैसलाबाद तक। तो अब सवाल ये है कि उसने पैसे क्या सिर्फ सिंध में ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिए या पूरे मुल्क में जाने के लिए दिए? अगर SRB कहता है कि भाई नहीं, ओरिजिन की वजह से हम टैक्स करेंगे, और PRA पंजाब कहता है रिवर्स चार्ज की वजह से हम टैक्स करेंगे, तो टैक्स पेयर का क्या होगा फिर? बेड़ा गड़क, वो दोनों जगह तो टैक्स नहीं दे सकेगा ना। तो इसीलिए ये देखिए सबसेक्शन 4 ने कितनी विजडम की, कहा कि भाई देखो कुछ जगह पे जहाँ मसले वसले हुए ना, तो भी कानून में लिख दिया। क्या लिखा? कि फिर
PRA यानी अथॉरिटी गवर्नमेंट से इजाज़त देके रूल बना सकता है कि ये टैक्सेबल है और इस हद तक टैक्सेबल है। तो ऐसे रूल बनाने की पावर मौजूद है। तो चंद एक सर्विसेज जिसमें प्रॉब्लम हुआ उसको हल करने के लिए सबसेक्शन 4 रखा गया। सबसेक्शन 5 फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस शल where the context so requires, including rendering, supply, initiation, origination, execution, reception, consumption and termination of service, whether in whole or in part। इसका क्या मतलब है? देखिए, सर्विस प्रोवाइड करना, हमारा जो लॉ है ना, वो सर्विस प्रोवाइड करने पे है या सर्विस पे है? सेल्स टैक्स ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विस या सेल्स टैक्स ऑन सर्विस है? भाई सेल्स टैक्स ऑन सर्विस है, सिर्फ प्रोविजन नहीं है। तो अब प्रोवाइड करने का लफ्ज़ जो है ना हमेशा इस्तेमाल नहीं होता, तो उसके लिए वर्ड रेंडर इस्तेमाल हो तब भी टैक्स लगेगा, सप्लाई हो तब भी है, इनिशिएट, ओरिजिन, ये सारे लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकते हैं, एक्सिक्यूशन, रिसेप्शन, कंजप्शन, टर्मिनेशन। इसका मतलब क्या है? ये लफ्ज़ लिख के वजाहत कर दी कि भाई चाहे किसी भी लफ्ज़ के ज़रिए आप डिस्क्राइब करो, टैक्स आप पे है। क्योंकि अगर वो एक लफ्ज़ लिखा जाता ना, प्रोविजन ऑफ सर्विस, तो फिर गया। सिर्फ प्रोवाइड होता तो इसका मतलब हर किसी में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। किसी इंडस्ट्री में इनिशिएट बोलते हैं, किसी इंडस्ट्री में कंज्यूम बोलते हैं, तो मुख्तलिफ जगह पे अलग अलग। बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी इंश्योरेंस से अलग है, इंश्योरेंस की कंस्ट्रक्शन से अलग है, और वो टेलीकम्युनिकेशन से अलग है। तो इसीलिए लफ्ज़ लिख के वजाहत कर दी कि भाई टैक्स सर्विस पे है, चाहे लफ्ज़ कुछ भी इस्तेमाल करो। और फिर क्या है? सबसेक्शन 6, सर्विसेज मेंशन्ड इन फर्स्ट शेड्यूल और नॉट एग्जॉस्टिव एंड ऑल द सर्विसेज मेंशन्ड इन सेकंड शेड्यूल एंड रूल्स शैल बी टैक्सेबल सर्विस। भाई ये बात आप ध्यान में रख लें कि फर्स्ट शेड्यूल लिस्ट है टैक्सेबल सर्विस की, फर्स्ट शेड्यूल लिस्ट है सर्विसेज की, और सेकंड शेड्यूल लिस्ट है टैक्सेबल सर्विसेज की। मगर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या सारी की सारी सर्विसेज फर्स्ट शेड्यूल में टैक्स जो सर्विसेज हैं वो लिस्ट कर दी गई हैं? द आंसर इज नो। क्यों? अब इसकी थोड़ी सी वजाहत करने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ हम जाएंगे, तो आप ज़रा थोड़ी तवज्जो रखिएगा। यहाँ तक आपको सेक्शन 3 सबको समझ आ चुका है? दोस्तों काइंडली कंफर्म करें, सेक्शन 3 रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट आज समझ आ चुका है। अब हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू हो रही है जिसमें अच्छे खासे सवाल बनेंगे। दोस्तों ये देखिए, एंड पे आए तो हमारा आखिरी सेक्शन पहले मैं आपको दिखाऊं, सेक्शन 1 से लेके और आखिरी सेक्शन जो होता है ना वो मैं आपको एंड करा देता हूं। भाई ये देखो आखिरी सेक्शन है हमारा सेक्शन 87, देख रहे हो? मगर टोटल 87 नहीं होंगे। वजह क्या है? बीच में सेक्शन ऐड भी हुए हैं और ओमिट भी हुए हैं। तो ऐड और ओमिट कैसे होता है? एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा आमना, राना साहब, जुबैर भाई, ये तवज्जो रखना। क्या अगर सपोज कर लें कि 87 सेक्शन के बाद 86 सेक्शन के बाद 87 सेक्शन है, करेक्ट? अगर कोई नया सेक्शन दोनों के बीच में ऐड करना पड़े इन दोनों के दरमियान, तो फिर लॉ में रीनंबरिंग नहीं करते। पता है क्या कहेंगे? इन दोनों के दरमियान एक सेक्शन ऐड करेंगे, उसका नंबर लिखेंगे 86A, कैपिटल A, वो सेक्शन ऐड हो जाएगा 86A। फिर उसके 86A और 87 के दरमियान अगर हो तो 86B, यूं करके बेटा नंबरिंग कंटिन्यूस होती है। तो अल्फ़ाबेटिकल आप A B देखते हो ना नंबर के साथ, ये लेटर इंसर्शन है, लेटर इंसर्शन जो लॉ में बाद में चेंजेस होकर इंसर्ट किए गए हैं। और इसी तरीके से कुछ सेक्शन जो शुरू में मौजूद थे बाद में ओमिट हो गए, तो उसको रीनंबर नहीं करते, बस उसकी जगह पे वो खाली छोड़ देते हैं। तो इसीलिए कुछ सेक्शंस ऐड लेस होकर नंबर चेंज हुई है। मगर फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ 87 आखिरी सेक्शन है। जब 87 आखिरी सेक्शन है दोस्तों, तो उसके बाद क्या है? ये देखिए, उसके बाद 2 शेड्यूल्स हैं। तो अगर MCQ आता है कि पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट में शेड्यूल्स कितने हैं, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट? 2, ठीक है? तो 2 शेड्यूल्स हैं। लास्ट सेक्शन कौन सा है? लास्ट सेक्शन कौन सा है? 87 है, 87।
शाबाश बेटा, आई के गुड बेटा, आमना जुबैर शाबाश बेटा। तो अब आपको देखिए एक ना फील आना शुरू हो जाएगी भाई कि हाँ ये लॉ हम हैंडल कर सकते हैं। देखिए इस पूरे आपके टेस्ट में जो मुश्किल तरीन एरिया है ना दोस्तों, जो सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते वो यही था। बाकी सब बच्चा पढ़ सकता है, ये नहीं पढ़ सकता जो इतनी लेवल का है। आए मैं आपको अब फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल का थोड़ा सा ग्रिप दिलाता हूँ ताकि अकॉर्डिंगली आप देख सको। फर्स्ट शेड्यूल किससे ताल्लुक़ रखता है भाई? आईके किससे ताल्लुक़ रखता है दोस्त? फर्स्ट शेड्यूल का ताल्लुक़ किससे? ओनली वर्ड सर्विसेज से, करेक्ट। ये देखें दोस्तों, अब आप ये देखें क्या लिखा है, फर्स्ट शेड्यूल क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, और उसने वो सेक्शन 2 उठाया और उसका क्लॉज 38, जो मैंने आपको कहा भी था कि क्लॉज 38 जो है ना वो सबसेक्शन भी कभी कहलाता है, बट ये टेक्निकली क्लॉज है, ठीक है। अब ये हमारे लॉ में जो ट्रेडिशन है ना कि सेक्शन 2 डेफिनेशंस वाला है तो उसके सबसेक्शंस को क्लॉज कहते हैं, मगर आप जैसे देखें यहाँ पे उसको क्लॉज कहने के बजाय सबसेक्शन लिखा है, तो ये होना शुरू हुआ है। इवन सेक्शन जो फेडरल एफबीआर के कवानीन है ना उसमें भी वो कभी कभी सेक्शन 2 को सब सेक्शन लिख देते हैं। ये गलत नहीं है, गलत नहीं है, मगर इसका ज़्यादा एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन जो अब तक चली आ रही है ना वो क्लॉज है। एनीवे, तो क्लॉज 38 या सबसेक्शन 38 आप देख रहे हैं, वहाँ पे क्या था? 38 किसने याद किया था? कोई है बच्चा जो मुझे बताए 38 में क्या था? आपने क्लॉज या सबसेक्शन 38 पढ़ा था? राणा साहब याद है आपको? 38 में मेरी उम्र थी। सर्विस की डेफिनेशन, शाबाश, सर्विस की डेफिनेशन। और कैसे डिफाइन किया था सर्विस को, याद है किसी को? फर्स्ट शेड्यूल में लिस्टेड होंगी, जो गुड्स ना हो फर्स्ट शेड्यूल में लिस्टेड हों। तो दोस्त फर्स्ट शेड्यूल तुम्हारे सामने खुद भी बोल रहा है हाँ हाँ मेरा ताल्लुक है उससे। आगे बढ़े, क्लासिफिकेशन के कॉलम देखें 2 है। लेफ्ट पे कॉलम कौन सा है? क्लासिफिकेशन, राइट पे डिस्क्रिप्शन। क्लासिफिकेशन के नीचे नंबर क्या लिखा है भाई? 98.01। दोस्तों इसको कहते हैं टेरिफ कोड, टेरिफ कोड। ये बातें बेटा बहुत बहुत काम आएंगी आपको। टेरिफ कोड, ठीक है, पाकिस्तान कस्टम्स से इसका ताल्लुक़ रहा है। दोस्तों ये तवज्जो सुनिएगा, एक्चुअली इसका बिगिनिंग या स्टार्ट कहाँ से हुआ, इस टेरिफ कोड को समझा रहा हूँ, ये कोडिंग समझा रहा हूँ ताकि आपका इस पर भी सवाल बनाना। ये एडवांस्ड लर्निंग है दोस्तों, एडवांस्ड, ताकि आपको ये भी याद रहे कि हाँ यार ये इस तरह है। तो कुछ चीज़ें आपका वहाँ पे ना अगर ऐसी चीज़ भी आ गई ना तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पे उसको करेक्ट और इनकरेक्ट को समझ लोगे। तो दोस्त टेरिफ कोड क्या है उसको समझाने के लिए, और ये 98.01 को समझाने के लिए वजाहत कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट होता है ये वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन से, WCO से स्टार्ट होता है। WCO ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स को इजी बनाने के लिए एक क्लासिफिकेशन बनाई, और वो क्लासिफिकेशन किसकी थी? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की थी, ओके। इस क्लासिफिकेशन में टोटल चैप्टर्स, इसके टोटल चैप्टर्स थे 100। इस क्लासिफिकेशन के टोटल चैप्टर 100। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने खुद चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर 97 तक सारी की सारी गुड्स क्लासिफाई कर दी। चैप्टर 87 निकाल के देखोगे तो व्हीकल्स क्लासिफाइड होंगे उसके अंदर। यानी कस्टम्स में जब आप एंट्री कराते हो कि भाई मैंने ये बेडशीट्स इंपोर्ट की हैं, या ये मैंने मशीन इंपोर्ट की है, या ये मेरा फर्नीचर है, या लैपटॉप है, या मोबाइल फ़ोन है, या गाड़ी है, या गाड़ी का जो टायर है, या उसकी बैटरी है, या माइक है, ये है क्या, तो आप डिस्क्रिप्शन नहीं बताते, आप नंबर बताते हो, ठीक है। तो उसका कोड बताते हो, वो कोड की एंट्री करते हैं तो उनके सामने डिस्क्रिप्शन आ जाती है। तो दोस्तों कितने चैप्टर हैं?
जो कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने गुड्स के लिए ऑक्यूपाई कर लिए 97 क्लासीफाई कर लिए। टोटल 100 हैं जुबैर बिल्कुल, बट 97 क्लासीफाई हो गए। तो दुनिया की सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने वाली गुड्स क्लासीफाई हो चुकी है, उसकी कैटेगरी सब क्लासीफाई हो चुकी हैं, और बड़ा स्मूथली इंपोर्ट एक्सपोर्ट दुनिया भर का होता है, स्मूथली, क्योंकि सब ने उस क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जो 3 चैप्टर बच गए वो कंट्रीज अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल करें। तो ब्लैंक 3 चैप्टर उसने अवेलेबल कर दिए। वो चैप्टर कौन से थे? वो चैप्टर है 98, 99 और 100। ठीक है, अब आप देखें कोई समझ गया है, कोई पहुंच गया है या नहीं पहुंचा अभी तक कोई बच्चा? दोस्तों, पाकिस्तान ने क्या किया, चैप्टर 98 को सर्विसेज की क्लासिफिकेशन में यूज कर लिया। अब राज खुल गया कि Y9801। बताओ भाई, समझ आ गया? ये इसलिए कोड, ये 1 से क्यों शुरू नहीं हुआ भाई? मज़ा आ रहा है भाई? समझ आ रही चीज़ें? अब चैप्टर नंबर 98 उसकी सब हेडिंग नंबर 01 उसकी सब हेडिंग है, तो और भी सब हेडिंग होगी ना। तो 98.01 उसकी पहली सब हेडिंग है, और उसमें क्लासीफाई हुआ है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मैरिज हॉल्स, लॉन्स, क्लब्स, और इसके बाद है कैटरर्स। नेक्स्ट देखो, अब आपके पास 8 डिजिट कोड हो गया। 8 डिजिट कोड में 4 डिजिट लेफ्ट पे, 4 राइट पे। पहले लेफ्ट वाले को समझाओ। जब हम 9801 बोलते हैं तो क्या मतलब है भाई? राना साहब, आमना बच्चा, क्या मतलब है? आई के क्या मतलब है भाई? अहमद भाई, नहीं, 9801 का क्या मतलब है भाई? 9801 का मतलब है चैप्टर 98 सब हेडिंग 01। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? चैप्टर 1 से। सर्विसेज की क्लासिफिकेशन स्टार्ट कहाँ से हुई? चैप्टर 1 से या 98 से? भाई 98 उसका पहला चैप्टर है। क्यों पहला चैप्टर है? क्योंकि 97 गुड्स के लिए है। ओके हो गया भाई? 9801 क्या है? सब हेडिंग 1। अब उस सब हेडिंग में अलग अलग चीज़ें होंगी भाई। तो 1000, 2000, 3000, 4000 ये अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा है चीज़ें। ओके हो गया भाई? अब समझ आया आपको कोड कैसे? समझ आया कोड कैसे? तो इस तरह आपका, अब देखिए 9802 सब हेडिंग 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? होटल खत्म हो गया, रेस्टोरेंट खत्म हो गया, अब क्या शुरू हो गया? एडवर्टीजमेंट। फिर उसकी सब हेडिंग है 9802.1000। क्या ये कोड समझ आ चुका है आपको भाई दोस्तों? टेबल के लिए 98.03। फिर नीचे देखें तो वो हेडिंग एक तरफ चली गई, उसकी सब क्लासिफिकेशन शुरू हो गई। ओके हो गया भाई? क्लियर? तो ये कोड भी आपको समझ आ गया। इस कोड के जरिए हम एग्जैक्ट, अब देखिए कोरियर का कोड क्या है, ये देखिए कोरियर का कोड क्या लिखा है, टैरिफ हेडिंग है ये, ठीक है, हार्मोनाइज्ड ये कोडिंग है। टैरिफ हेडिंग क्या है इसकी? 9808.4 टाइम्स 0। ओके हो गया? टेली कम्युनिकेशन का क्या है? 98.12। फिर उसके सब कोड्स हैं। तो ये इस तरह सारी सर्विसेज को क्लासिफाई कर रहे हैं। ये देखिए इंश्योरेंस वगैरह 9813 ये फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मुदारबा, लीजिंग। तो कोई हाँ, फिर क्या हुआ ये देखें, मज़े की बात क्या है, ये आपकी सर्विसेज चलती गई, मगर चूंकि वो लिस्ट बनाने वाला इदारा पाकिस्तान में 98 चैप्टर को फिल करने वाला इदारा कस्टम्स था। अब कस्टम्स का ताल्लुक तो है ही नहीं सर्विस से, तो उन्होंने, कस्टम्स ने क्या किया था कि एक लॉ इन्फोर्स करते थे कस्टम्स, और वो था फेडरल एक्साइज ड्यूटी।
उसके लिए उन्होंने क्लासिफिकेशन की थी। वहाँ से हमने सर्विसेज के लिए इसको अडॉप्ट किया पीआरए में, ठीक है, और उसको हमने अपना चैप्टर 1 बना दिया, शेड्यूल 1 बना दिया। मगर चूंकि नई नई सर्विस आए दिन आ रही हैं जो ऑलरेडी उसमें मौजूद नहीं थी, तो हमने क्या किया, उसके अंदर चेंजेस करके ऐड करना शुरू कर दिए। ये देखिए आपके सामने वो ऐड होना शुरू हो गई हैं चीज़ें। तो ओरिजिनल जो चैप्टर 98 था कस्टम्स के टैरिफ के लिए, उसमें चेंजेस करके हमने अपने मकसद के लिए उसमें चेंजेस ऐड कर दी। अब देखिए ऊपर अम्यूजमेंट पार्ट लिखा है, उससे ऊपर डेट कलेक्शन लिखा है, नीचे कॉल सेंटर लिखा है, फिर फिल्म और ड्रामा लिखा है। कनेक्शन ही कोई नहीं है भाई, ज़रूरत पड़ने पे ऐड कर रहे हैं ना। बात समझ आ गई आपको? तो ज़रूरत के बेसिस पे हम इसको ऐड करते जा रहे हैं। तो आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई जब कस्टम्स ने 98 चैप्टर को फिल किया तो भी अधूरा था, हमने भी जब ऐड किया तो अधूरा है। क्यों? क्योंकि सर्विस तो आए दिन चेंज होती रही ना, सर्विस तो आए दिन आती रहेंगी। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, सर्विसेज बढ़ती रहेंगी, आती रहेंगी, मगर इसमें शामिल होना ज़रूरी नहीं है। टू बिकम अ सर्विस फर्स्ट शेड्यूल में लिस्टेड होना ज़रूरी नहीं है। ये जुमला गौर से सुनना, टू बिकम अ सर्विस, टू बी ट्रीटेड एज सर्विस, किसी एक्टिविटी का फर्स्ट शेड्यूल में होना ना होना लाजिम नहीं है तो वो सर्विस है, नहीं है तो भी सर्विस हो सकती है, मगर वो गुड्स ना हो बस। बात समझ आ गई? इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, सर्विस बनने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है आपने वो ये है कि सर्विस के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि वो गुड्स ना हो, नॉट गुड्स। और वो डेफिनेशन आप गुड्स की पढ़ चुके हो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड करके गुड्स बना दिया गया। ओके, अब दूसरी चीज़ क्या है, गुड्स नहीं है तो क्या है, लिस्टेड इन सेकेंड शेड्यूल। ये दूसरा क्या है, नॉट लिस्ट, प्लीज मेक अ करेक्शन, ये फर्स्ट शेड्यूल है। लिस्टेड इन फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, फर्स्ट, बल्कि ये भी पूरा लिख देता हूँ, लिस्टेड, नॉट लिस्टेड इन फर्स्ट शेड्यूल। तो ये भी सर्विस है, ये भी सर्विस है। असल कंडीशन क्या है, ये गुड्स ना हो, गुड्स होगा तो फिर सर्विस नहीं होगी। भाई क्लियर हो गई बात? ये सर्विस का क्राइटेरिया है। टैक्सेबल सर्विस के लिए क्या क्राइटेरिया है? टैक्सेबल सर्विस का भाई क्राइटेरिया दोस्त, अमंग अदर थिंग्स, जो बुनियादी क्राइटेरिया था उसमें लाजिम है सेकंड शेड्यूल में होना। अब लाजिम है सेकंड शेड्यूल में होना, तो एक कॉन्सेप्ट आपको मैं आज सिखाऊंगा, मैंने मेंशन किया था, वो कॉन्सेप्ट है सेकंड शेड्यूल का। ये देखिए सेकंड शेड्यूल का टैक्सेबल सर्विस, याद है किसी को टैक्सेबल सर्विस किस सेक्शन में, आम ना बताओ भाई, टैक्सेबल सर्विस कहाँ है? 36 में, 38 में? नहीं, वो तो भाई 38 में सर्विस थी ना, सेक्शन 3 में, शाबाश, सेक्शन 3 सही है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या कोई भी सर्विस सेकंड शेड्यूल में आए बगैर टैक्सेबल हो सकती है? जैसे सर्विस के लिए था कि फर्स्ट शेड्यूल में आए बगैर भी वो एक्टिविटी सर्विस हो सकती है, हो सकती है। मगर आप लोग मुझे सोच के बताओ कि कोई एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी सेकंड शेड्यूल में आए बगैर टैक्सेबल सर्विस हो सकती है? नहीं बन सकती, ये मुमकिन नहीं है। इसका मतलब क्या है, जिन सर्विस, गौर से सुनिएगा, जिन सर्विसेज पे टैक्स है वो लिस्टेड है फर्स्ट सेकंड शेड्यूल में। जिन सर्विसेज पे टैक्स है वो कहाँ है, वो लिस्टेड है। तो जिन पे टैक्स हो और लिस्टेड हो, जो लिस्टेड हो, क्या टैक्सेबिलिटी, यानी टैक्सेबल को लिस्ट कर दिया जाए, लिस्टेड हो जाए, ऐसे टैक्स के मेथड को क्या कहते हैं? पॉजिटिव लिस्ट मेथड। पॉजिटिव लिस्ट मेथड, ये टैक्स को लगाने का कौन सा मेथड है दोस्तों? पॉजिटिव लिस्ट मेथड। और अगर टैक्स ना हो, नॉट टैक्सेबल हो, और ऐसी चीजों को लिस्ट कर दिया जाए, ऐसी चीज लिस्ट कर दी जाए कि जिन पे टैक्स नहीं है उसकी लिस्ट ये है, अगर इस मेथड से टैक्स लगाया जाए तो उसको नेगेटिव लिस्ट मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगेटिव लिस्ट मेथड।
ओके दोस्तों, तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। अब सुने, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये बात एक एमसीक्यू के फॉर्म में दे रहा हूँ। पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 is based upon, बताओ किस मेथड पे है भाई? फिल इन द ब्लैंक करो। आप हम सोचेंगे कि इसमें जिन पे टैक्स है उसकी लिस्ट है या जिस पे टैक्स नहीं है उसकी लिस्ट है? दोस्त, जिस पे टैक्स है उसकी लिस्ट है। तो ये पॉजिटिव लिस्ट मेथड पे है। और आप इंशाल्लाह जब पास होके और पीआरए जॉब करने जाओगे तो आप देखोगे कि वो नेगेटिव लिस्ट मेथड पे जाने की या तो बातें करेंगे या तो हो चुके होंगे। नेगेटिव लिस्ट मेथड होता तो कैसे होता? क्योंकि ये बलूचिस्तान और सिंध नेगेटिव लिस्ट मेथड पे जा चुके हैं। ये इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज की रिक्वायरमेंट है। तो पीआरए भी इंशाल्लाह इस पे काम बहुत अच्छा कर चुका है, वो भी जल्दी इस पे शिफ्ट करेंगे। दोस्तों, ये क्या है नेगेटिव लिस्ट मेथड? क्योंकि देखिए, अब हमें देखना है कि टैक्सेबल सर्विस कौन सी है। टैक्सेबल सर्विस कौन सी है? तो क्या मैं एक लिस्ट देखूंगा? जी सर, लिस्ट देखेंगे। कहाँ पे? सेकंड शेड्यूल में। तो कौन सा मेथड हुआ? जब मैं लिस्ट जिन पे टैक्स है उसको लिस्ट में गिनूंगा, ढूंढूंगा, तो ये पॉजिटिव लिस्ट मेथड है ना, क्योंकि पॉजिटिवली गिवन है। दोस्तों, अब ये शिफ्ट होने जा रहा है नेगेटिव लिस्ट मेथड पे। पता है क्या है? उसमें टैक्सेबल सर्विस का क्राइटेरिया ये नहीं होगा। उसमें टैक्सेबल क्राइटेरिया का ये होगा कि अगर वो सर्विस है कि नहीं है, बस। अगर वो सर्विस है ना तो टैक्सेबल हो जाएगी, हर सर्विस टैक्सेबल। शेड्यूल 1 भी निकल जाएगा, 2 भी निकल जाएगा, बस सर्विस है, टैक्सेबल है। तो लिस्ट किसकी होगी? टैक्सेबल की नहीं, टैक्सेबल की नहीं। अब क्या किया जाएगा? उस वक्त एग्जेम्पशन की लिस्ट बना दी जाएगी। एग्जेम्पशन का मतलब क्या है? नॉट टैक्सेबल। तो वो सर्विसेज सिर्फ लिस्ट कर दी जाएंगी जो नॉट टैक्सेबल हो। इसका मतलब सर्विस अगर टैक्सेबल हो और उसकी लिस्ट दी जाए या नॉट टैक्सेबल की लिस्ट दी जाए, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, लिस्ट किसकी दी गई है। अगर टैक्सेबल की लिस्ट दी गई है, क्या कहलाएगा? पॉजिटिव लिस्ट मेथड। और लिस्ट नॉट टैक्सेबल की दे दी जाए और कहा जाए सब सर्विस टैक्सेबल है सिवाय उनके जो लिस्ट में हो, तो नेगेटिव लिस्ट मेथड। समझ आ गया आपको दोस्तों? तो मुझे बताएं कि आपके पास जो ये शेड्यूल है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव लिस्ट मेथड कि नेगेटिव लिस्ट मेथड? पॉजिटिव लिस्ट मेथड, शाबाश। सेकंड शेड्यूल के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं और मैं आपको मशवरा देता हूं, मैं आपको समझा देता हूं, इसको ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर आप एक तो क्लासिफिकेशन का कॉलम 3 देखेंगे तो वो कोड अब आपको समझ आ जाएंगे। सबको समझ आ रहे हैं कोड? 9801.1000, 9801.3000, सबको समझ आ रहे हैं दोस्तों? अब क्लियर है ना? अब आप तो नहीं फंसेंगे ना इन लंबे चौड़े नोट्स। अगर ना पता होता तो आप बड़े परेशान होते कि ये पता नहीं कहाँ के क्लासिफिकेशन है। अब आपको लॉजिक और रेशनल तक पता है कि 98 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, उसके पॉइंट 01 क्या है, आगे चल के बाद 02 हो रहा है, फिर डॉट के बाद 3 डिजिट्स हैं। और अगर 3 दफ़ा 0 लिखा है तो फिर क्या ज़रूरत है 3 दफ़ा 0 लिखने की, क्योंकि ये कोड है 8 डिजिट। तो अगर उसमें 0 भी होगा तो 4 टाइम 0 भी मौजूद है। ये देखें 9837.4 टाइम 0, तो जब 4 टाइम 0 है तो लिखा क्यों है भाई? 8 डिजिट है ना। ओके दोस्तों, ये वो सारी सर्विसेज हैं। अब आप आखिरी कॉलम को देखें, रेट वाले कॉलम को देखें। रेट कितना अपीयर हो रहा है? 16%, 16%, 16%, ठीक है। अब ये देखो सडनली रेट ये चेंज हो गया। ये किसका रेट चेंज हुआ है भाई? ये एमसीक्यू की चीज़ें, ये है एमसीक्यू की चीज़ें। 19.5%, वाह, रेट चेंज हो गया भाई। ये किसका रेट है? ये है टेलीकॉम का, टेलीकम्युनिकेशन का, ठीक है। और उसका रेट कितना है? 19.5
5%, ठीक है। इसी तरीके से अब आपने फोकस किस पे रखना है पता है, रेट पे। 16% ऑफ द ग्रॉस प्रीमियम, इसमें ख़ास तौर पे प्लीज़ 16% तो छोड़ दें, जो डिफरेंट देन 16% होगा ना, ये देखो, ये समझ लो भाई क्या है। ये क्या लिखा है भाई, ये लिखा है 100 रुपी पर स्क्वायर यार्ड फॉर लैंड डेवलपमेंट इन 50 पर स्क्वायर फीट फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ये किसके लिए है, देख रहे हो। बस आप एक काम कर लो, आपको मैं काम दे रहा हूँ आज कि यहाँ पे आपने आज के लिए कम से कम जो रेट जहाँ 16% नहीं होगा उसको याद कर लो, बाकी 16% पे आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि वो आपको पता है ये 400 पर बिल ऑफ लेडिंग है। मगर इस पर ना ज़्यादा टेंशन ना लें, जो सर्विस नहीं समझ आती उसको फ़िलहाल छोड़ दें, क्योंकि मैं आगे चल के इन्हीं सर्विसेज पर डिस्कशन एक दफ़ा करूँगा। भाई बताएं आज का लेक्चर समझ आया। और ये आखिर में देखिए ये 5% भी एक रेट मौजूद है 5% पीरियड में। भाई क्लियर है आज का लेक्चर, एंड करें भाई। चलो भाई बेटा अब आपने ना मुझे थोड़ा फीडबैक भी देना है, जहाँ जहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें दिख रही हैं तो ज़रूर बताओ ताकि उसको रीइंफोर्स करें हम, और जहाँ पे आपको एडिशनल सपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ वो भी बताइएगा। मेरा नंबर आप सबके पास है, ग्रुप में भी है, तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करें ज़रूर। और जिन चीज़ों से आपको फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर बताएं, ताकि मुझे ये पता चले कि आपके लिए ये सूदमंद है, तो मैं इंशाल्लाह उसको और बेहतर और ज़्यादा बढ़ा के आपके सामने ले आऊँगा। और जहाँ पे आपको लगता है कि कोई गुंजाइश है या मेथड में या किसी और में, तो वो भी ज़रूर बताएं विदाउट हेजिटेशन के, क्योंकि मकसद हमारा ये है कि आप लोग इस टेस्ट को क्वालिफाई करो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। हमारा मकसद यहाँ पे मकसद हासिल करना है, ठीक है। साथ साथ अकाउंट्स एंड फाइनेंस बेटा, इसमें ज़ुबैर हाँ जी बिल्कुल सही है। ये मैं इस तरह करूँगा दोस्तों कि चूँकि शुरू के कुछ दिन मैं चाहता हूँ एक्ट पे लगाऊँ, ताकि थोड़ा बेस बन जाएगा ना तो हम तेज़ी से आगे बढ़ सकेंगे। और उसके साथ साथ फिर मैं पूरे हफ्ता तो इसको नहीं पढ़ाऊँगा ना, 2 दिन एक पे लगाए, एक दिन दूसरे का लगाए, तो अकाउंट फाइनेंस ऑडिट ये भी करवा दूँगा बेटा, जनरल नॉलेज भी हम करेंगे, ठीक है। हाँ ज़ुबैर भाई इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, आपको सफिशिएंट टाइम देंगे, ठीक है। चलें भाई, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।